नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पृथ्वी में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर दोस्तों, अगर मैं आपको एक अचंभित कर देने वाला फैक्ट आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है, अगर हम आइसलैंड में ग्लेशियर्स की पिघलने की बात करें तो 1995 से लेकर 2010 तक सालाना 11 बिलियन टन ऑफ ग्लेशियर मेल्ट किया करते थे। पर दोस्तों, 2011 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो आइसलैंड में ये जो ग्लेशियल मेल्ट की वॉल्यूम है ये घट के आधी से भी कम हो गई है। ये बस 5 बिलियन टन पर ईयर के गति से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं आइसलैंड में। तो इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है और ये कारण है ब्लू ब्लॉब। तो आज की इस क्लास में हम इसी ब्लू ब्लॉब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब्लू ब्लॉब क्या है ये जानेंगे और इसको काफी ज्यादा न्यूज में भी कवर किया जा रहा है, तो यूपीएससी सीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं ब्लू ब्लॉब क्या है। पर उससे पहले आगे बढ़े, 2014 का एक प्रीलिम्स का सवाल देख लेते हैं। तो इनमें से कौन से देश आर्कटिक काउंसिल में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जरूर आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो घबराइएगा मत, क्योंकि क्लास के अंत में आपको ये भी मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर को। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके सिवा जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको डायरेक्टली मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलने वाली है। कोई ऑफिस स्टाफ नहीं होंगे, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों ब्लू ब्लॉब। ब्लू ब्लॉब क्या है दोस्तों? ये आप यहाँ पे इमेज देखिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा आइसलैंड, और ग्रीनलैंड आइसलैंड के नीचे यहाँ पर अगर आप ओशन का टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे करीबन ओशन का जो टेम्परेचर है काफी ठंडा है। एंड ब्लू ब्लॉब यही कोल्ड पैच है, कोल्ड वाटर का लोकेटेड साउथ ऑफ आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। तो दोस्तों, रिसेंट स्टडी का ऐसा कहना है कि ये ब्लू ब्लॉब के वजह से आइसलैंड के ग्लेशियर्स उतनी स्पीड से नहीं मेल्ट कर रहे जितनी स्पीड से पहले मेल्ट किया करते थे। और ये जो कोल्ड पैच ऑफ वाटर है, ब्लू ब्लॉब है, ये सबसे प्रोमिनेंट था 2014-15 के विंटर में, जब यहाँ पे सी सरफेस का जो टेम्परेचर था ये आसपास के इलाके से 1.4 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन दी नॉर्मल था। जो नॉर्मल यहाँ पे टेम्परेचर हुआ करता था इस पूरे आसपास के इलाके का, इस इलाके का टेम्परेचर नॉर्मल से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। तो ब्लू ब्लॉब काफी इंटेंस था 2014-15 के विंटर में। तो आर्कटिक रीजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये काफी तेजी से गर्म हो रहा है, एंड ग्लोबल एवरेज की तुलना में 4 गुना ज्यादा स्पीड से ये गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है इतनी तेजी से गर्म, ये अगेन एक अलग टॉपिक हो सकता है, ये अलग विषय है, तो इसमें फिर कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज के लिए आप इतना जानिए, आर्कटिक बहुत तेजी से मेल्ट कर रहा है, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। एंड आइसलैंड की ग्लेशियर की बात करें तो 1995 से लेकर 2010 तक ऑन एन एवरेज 11 बिलियन टन ऑफ आइस पर ईयर मेल्ट किया करते थे। लेकिन 2011 ऑनवर्ड्स आप देखें तो ये हाफ से भी कम हो चुका है। ये नंबर आज है 5 बिलियन टन ऑफ आइस पर ईयर की मेल्टिंग है आइसलैंड में। लेकिन दोस्तों, ये ट्रेंड बस और बस आइसलैंड के ग्लेशियर्स में ही नोटिस किया गया है। आसपास में जो मेजर ग्लेशियर्स हैं, फिर वो ग्रीनलैंड हो गया या स्वलबार्ड हो गया, तो यहाँ पर आज भी उसी स्पीड से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, रादर और तेज होते जा रहे हैं, मेल्टिंग और तेज होती जा रही है। तो अब क्यों ब्लू ब्लॉब बना है, क्यों यहाँ पे पानी ठंडा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम थर्मोहलाइन सर्कुलेशन देखें तो इसमें सरफेस करंट है दोस्तों, ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम की बात करें, यही आगे जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के जाता है। तो दोस्तों, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये शायद स्लो डाउन हो रहा है। तो ओशन करंट्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं, तो ये जो गर्म पानी लेके पोलर रीजन्स में, आइसलैंड वाले इलाके में लेकर के जाते हैं, वो उस वॉल्यूम में गर्म पानी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए वहां के इलाके में जो पानी है वो ठंडा होता जा रहा है। इसके सिवा अलग कारण बताए जा रहे हैं। 2020 का रिसर्च है, उनका कहना है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है ये, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है ये, जिसकी वजह से इन इलाकों में जहां पे ब्लू ब्लॉब बना है, यहाँ पे काफी क्लाउड फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इस वजह से सोलर इंटेंसिटी जो सनलाइट की आती है वो कहीं ना कहीं स्कैटर हो जा रही है, और उस प्रकार से सनलाइट एंड सोलर इंसोलेशन पानी तक नहीं आ रहा है, तो पानी गर्म भी नहीं हो रही है। इसके सिवा आप देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर भी लोअर रह रहा है इन सारे फैक्टर से। इसके सिवा अन्य फैक्टर भी हैं, वो अभी भी
रिसर्च का विषय बने हुए हैं और क्यों ये एनोमली हुई है ये अभी भी इवैल्यूएट किया जा रहा है। पर दोस्तों ब्लू ब्लॉब के पहले भी कुछ हुआ करता था, इसका एक प्रेडिसेसर था। और यहाँ पर अगर आप देखें इसी इलाके में लॉन्ग टर्म कूलिंग ट्रेंड भी देखने मिली है पिछले सेंचुरी में। इसको कहते हैं अटलांटिक वार्मिंग होल। तो यहाँ पर दोस्तों अटलांटिक वार्मिंग होल का ऐसा कहना है कि पिछले सेंचुरी की आप बात करें तो इस इलाके में नॉर्मल टेम्परेचर जो था सरफेस पे वो 0.4 टू 0.8 डिग्री सेल्सियस ठंडा था अटलांटिक वार्मिंग होल के वजह से। तो सी सरफेस टेम्परेचर 0.4 टू 0.8 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल से कम हो गए थे इन इलाकों में। इसके पीछे क्या कारण है? अगेन वही कारण बताया जाता है कि ये जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन में ये जो डीप वाटर है, यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है ये जो चल रही है, इसमें स्लो डाउन हो रहा है तो गर्म पानी सरफेस तक आ नहीं रही है। तो दोस्तों थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी लगे हाथ हम देख लेते हैं। तो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सरफेस पे करंट्स चलते हैं, फिर ये कुछ पोलर रीजन्स में जब पहुंचने लगते हैं तो पोलर रीजन्स में क्या होता है दोस्तों, ये पानी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होने लगता है, यानी क्या होने लगता है? कोल्ड होने लगता है। साथ ही साथ पानी क्या करता है? बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू होता है, आइस शीट्स बनते हैं। तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो जाहिर सी बात है कुछ पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये कैसा पानी होता है? जो आइस बनता है दोस्तों ये बिना सॉल्ट का होता है। सॉल्ट तो आइस नहीं बनता, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? आसपास के पानी में चला जाएगा। तो जिस पे आइस बन रहा है, जो पानी जम रहा है, उसके आसपास के पानी में वो पानी जो आइस बन गई उसका सॉल्ट पहुंच जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस आसपास के पानी में जो सॉल्ट कंटेंट है, जहां पे आइस जम रहा है, वो क्या होने लगेगी? सैलिनिटी इस वजह से आप देखें तो बढ़ने लगेगी। सॉल्ट कंटेंट बढ़ने लगेगा तो पानी क्या होने लगेगा? सैलिनिटी उसकी बढ़ने लगेगी, सैलिनिटी इंक्रीज होने लगेगी। तो आपने देखा इन इलाकों में इन टोटल दो चीजें हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है? एक तो ये कोल्ड हो रहा है और दूसरा यहाँ पे जो पानी है जो जमा नहीं, बचा कुचा पानी जो रह गया उसमें जो बर्फ बन गया उसका नमक भी चला गया। तो इसको कहते हैं आइस एक्सक्लूजन इफेक्ट। तो पानी भी क्या हो गया? जम गया और बचा कुचा पानी नमकीन हो गया तो सैलाइन हो गया। तो ठंडा होने पे पानी की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और सैलाइन होने पे भी उसमें नमक की तादाद बढ़ेगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो डेंस होने लगता है यहाँ पे पानी, और इस वजह से डेंस पानी आप अगर देखें तो अगर ये ओशन का प्रोफाइल है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप जो डेंस पानी देखेंगे जो सरफेस पे जा रहा था, और यहाँ पे यदि पानी डेंस होने लग जाएगा तो पानी भारी होके सिंक करने लगेगा। और अगर सिंक करेगा तो वहां पे क्या होगा? ओशन बॉटम वाटर बननी शुरू होगी और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे फिर कहीं पे अपवेलिंग होगी। तो इस प्रकार से आप देखें तो ऐसा कंटिन्यूअस सर्कुलेशन पृथ्वी में देखने मिलता है। तो इसी की बात हो रही है दोस्तों। तो अटलांटिक वार्मिंग होल के पीछे जो कारण बताया जा रहा है अगेन वही है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम वाला इलाका है एंड अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये क्या है? दिस इज अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग, यानी पलटने वाला, उलटने वाला सर्कुलेशन है। तो उसमें स्लो डाउन हो रही है, इसलिए गर्म पानी जो पोलर रीजन्स तक पहुंचता है, आर्कटिक रीजन में पहुंचता है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। और इस वजह से वहां पे टेम्परेचर पिछले सेंचुरी में भी हमने देखा था काफी कम था, थोड़ा सा कम था आसपास की पानी की तुलना में। तो आप यही देख सकते हैं 1911 से 2012 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अटलांटिक वार्मिंग होल आपको तब भी दिखेगा। अटलांटिक वार्मिंग होल आज के टाइम में जिसको ब्लू ब्लॉब के नाम से भी जाना जा रहा है। ये कहाँ पे? यही ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास में। तो दोस्तों लगे हाथ आर्कटिक रीजन भी जान लेते हैं। आर्कटिक रीजन क्या है? पोलर रीजन है जो कि अर्थ के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है। तो इसमें जो देश है आर्कटिक कंट्रीज में कौन कौन हो जाते हैं दोस्तों, तो जान लीजिए। तो आर्कटिक ओशन वाले इलाके के सिवा जो कंट्रीज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या क्या दिख रहा है देखते चलिए। कनाडा दिखा, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल्ड है तो डेनमार्क आया, नॉर्वे, फिर आप देखें तो पार्ट ऑफ स्वीडन, फिनलैंड, रशिया का ही मनमास पोर्ट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आप देखें तो यूएस का अलास्का वाला रीजन आ जाता है। तो ये सारे कंट्रीज अगर आप देखें तो किसमें, और साथ साथ आप देखें तो आइसलैंड भी आता है जो कि आप देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। तो ये सब के सब इलाके आप देखें तो आर्कटिक रीजन के ही हिस्सा है। तो अब आपसे सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से देश आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं। डेनमार्क, जापान, रशिया, यूके एंड यूएसए। क्या कौन कौन से देश हैं बता सकते हैं? अब तो आपको हिंट भी दे दिया है, आर्कटिक रीजन भी दिखा दिए हैं, तो कमेंट में आंसर दीजिए।
तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया है दोस्तों। तो आर्कटिक रीजन में यही कंट्रीज हैं। आर्कटिक काउंसिल अगर आप देखें तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें आप देखें तो कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है, स्वीडन है, यूएस है, यानी वही कंट्रीज जो कि आर्कटिक रीजन के हिस्सा हैं। साथ ही साथ 1996 में बनी थी। इसके सिवा याद रखिएगा दिस इज नॉट अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का इसमें क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कॉम्बो को हम एक्सटेंड करने वाले हैं बिगिन, और इसके द्वारा आप यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन अपनी बिगिन कर सकते हैं। तो ये हम एक्सटेंड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए। 11 मई तक ये ऑफर वैलिड है। तो कॉम्बो एक्सटेंशन वीक में जो कीमत आपको अदा करनी है, तो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन प्लस कॉम्बो की है 55,516 रुपीज, एंड 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल मिलने वाला है। और वहीं अगर आप 2 साल का लेते हैं दोस्तों, जो कि आइडियल सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आप प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 साल से 3 साल का आप सोच सकते हैं। तो इसकी बात करें तो इसकी जो कीमत है प्लस कॉम्बो की 77,676 है, 3 साल की 94,033 है। सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। और 2 साल 3 साल में तो आपको हम 6 मंथ की एक्सटेंशन देने वाले हैं, यानी 2 साल का नहीं, एक्चुअली 30 मंथ्स का है। और ये जो वहां पे आप देख रहे हैं दिस इज 42 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। तो आप निश्चिंत होके KC10 कोड यूज कीजिए। क्यों KC10 यूज करेंगे? क्योंकि इसमें आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग में आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, बस तब जब आप KC10 कोड यूज करेंगे। तो आप या आपके दोस्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है। आप देख सकते हैं मई 15, 2022 को सुबह 11 बजे होगा। तो यूज कोड KC10 इसका हिस्सा जरूर बने। अनअकैडमी लाइट भी हम रन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे एनरोलमेंट्स हुए हैं इसमें, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है। साथ ही साथ दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी है, 0% EMI में आपको लोन भी ऑफर कर रहे हैं। इसके सिवा बहुत सारे कोर्स मेरे चल रहे हैं संडे टू थर्सडे। अब इसका टाइम हल्का सा बदला है, मंडे टू सैटरडे है, 4 PM टू 6 PM। निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जैसे हम करंट इश्यूज कवर कर रहे हैं 2020 से लेके 2022 तक। 2020 और 2022 खत्म हो चुका है, 2021 आज से सितंबर ऑनवर्ड्स हम क्विज करने वाले हैं। इसके सिवा प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, जल्दी से जाएं एनरोल करें, यूज द कोड KC10। यूपीएससी सीएससी बैचेस मई 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी का इस्तेमाल करें टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एंड मेक मोस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।